वोटिंग परसेंटेज बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया, मतदान का प्रतिशत कम आया, उससे चिंता की लकीरें आई। अब उसके क्या मायने होते हैं ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन दूसरे चरण में 11 बजे तक का जो मतदान हुआ है वो फटाफट मैं आपको उसका वोटिंग परसेंटेज बता देता हूँ। कर्नाटक में सुबह 11 बजे तक 22% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपके सामने है। कर्नाटक का मतदान प्रतिशत 22% से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 24% से कुछ ज़्यादा। मध्य प्रदेश में तो 28% के आसपास मतदान दिखाई पड़ता है 11 बजे तक। बिहार में करीब 22% के आसपास मतदान है। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं 35.5%। वर्कआउट कर रहा है, बेहतरीन हमारी टीम काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव चलिए बाहर चलते हैं, यहाँ नहीं बाहर नहीं आए, अभी बाहर चले। बस एक सवाल, विपक्ष का कहना है कि पहले चरण के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि चुनाव का रुख बदल गया है, इस वजह से हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। और ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो वोटिंग करने के लिए दिग्गज पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखें। इस बीच में मैं अपने मेहमानों का जो समय है, कीमती समय, उसको बचाते हुए आगे बढ़ता हूं। कम वोटिंग परसेंटेज, राहुल जी, ये किसके लिए चिंता का विषय? हमें लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो काफ़ी जो दावे किए ना कि 400 पार, 370 पार, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से जब मैं बातचीत कर रहा हूं, अभी मैं पश्चिमी यूपी के प्रथम चरण में भी, दरमियान में फिर मैं राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी था, और आज भी जब मैं सुबह से मतदाताओं से बातचीत कर रहा हूँ तो बहुत सारे मतदाता काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण जी, उनको लग रहा है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं कि भाई मोदी जी तो भाई 400 सीट पारी कर रहे हैं, बहुत प्रचंड बहुमत उन्हें सब लोग दे ही रहे हैं। हालांकि इसके दो आप बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन दो पहलू होते हैं कि ये भी होता है कि जब निरुत्साह होता है मतदाता तो वो बड़ा बदलाव नहीं चाहता है। ये भी एक इसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि वो बदलाव चाह ही नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। देखिए, वोटिंग प्रतिशत के घटने बढ़ने का और सत्तारूढ़ पार्टी के सत्ता में रहने न रहने के दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं हम लोगों को। याद हो कि 1984 में राजीव गांधी कितने प्रचंड बहुमत से 400 से ज़्यादा सीटों से थे, लेकिन 1989 में फिर वोट प्रतिशत घट गया था। तो ये तो एक स्थिति जरूर है कि कोई लहर की स्थिति नहीं है। बीजेपी जो एक लहर बनाना चाह रही थी, चाहे वो मोदी लहर, चाहे वो हम लोग राम मंदिर की लहर कहें, वो लहर नहीं दिखाई दे रही। दो टेन्योर राज करने के बाद में लहर तो दूर की बात है, उसको सस्टेन करना, वो माहौल बना देना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो मोदी जी की जो स्थिति होती है कि वो हर समय एक बड़ा सा चीज कहते हैं, वो कि एक बड़ा सा टारगेट लाइन सेट करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस रूप में से प्रकट करना शुरू किया कि 400 पार का जो स्लोगन लगाया, उनके ही समर्थकों को अब लग रहा है कि भाई मोदी जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर मोदी जी अगर ये चीज कहते कि हमारे लिए बहुमत का भी संकट है अभी भी, तो और संख्या नहीं आ रही, 272 का जादुई आंकड़े के लिए भी संकट है, तो उनके समर्थक निकलते। उनके समर्थक क्यों निकलेंगे? जबकि देखिए, जिन्हें परिवर्तन करना है, जिनको लग रहा है कि वो इस शासन से नाखुश हैं। हालांकि आपने जो एनालिसिस रखी उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज का सीटों की संख्या पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा। हाँ, कौन जीतता हारता है इसको लेकर दोनों तरह की एनालिसिस होती रही, खूब एनालिसिस हमने इस पर की, और मैंने देखा है कि दोनों तरीके से ये चीजें सामने आती है, दोनों तरीके के मामले आते। लेकिन माधवी जी, ये क्या एक लाइन में कहूंगा, लेकिन चूंकि अभी समय बहुत बचा हुआ है, मतदाताओं को चाहिए कि वो कम से कम लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग जरूर लें। वो, और चूंकि देखिए, जब हम लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं कि भाई हमारी ये अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, नहीं पूरी हो रही हैं, आज कम से कम जाके वोट तो जरूर जाइए। वोटिंग बूथ बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं, वो भी अभी मैं गाजियाबाद के अलग अलग बूथ को मैं देख के आ रहा हूँ, खाली पड़े हुए हैं। भाई, इतनी सघन आबादी वाला क्षेत्र है, सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, लंबी लंबी लाइनें लगनी चाहिए, तो जाइए और लंबी लंबी लाइनों की कतार फिर से शुरू कर दीजिए आप लोग। देखिए, ये इस बात का मैं समर्थन करता हूं। मैं वोट डालकर आया हूं, सुबह गाजियाबाद का ही वोटर हूं, और मैंने भी देखा कि वैसा उतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ था कि बड़ा खाली खाली सा पोलिंग बूथ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन माधवी जी, ये किसके लिए चिंता का विषय होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग या विपक्षी लोग ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि भाई, इसका पॉजिटिव वे मैं देखूंगी, और मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वसनीयता है वो बनी हुई है, और दोबारा से कोई ऐसा
ऐसा नहीं है कि पार्टी बदलनी है, देश में सरकार बदलनी है। विपक्षियों के ऊपर देखिए किसी को भी विश्वास नहीं है। अगर ये लोग वोटर से बात करते हैं तो वोटर्स ये भी बोलता होगा कि विपक्ष में एक गठजोड़ दिखना चाहिए, जो समन्वय दिखना चाहिए, वो तो कहीं दिखता नहीं है। तो विश्वास किससे बनाएंगे? सबसे पहली बात ये है कि आपस में ही तो राज्यों में लड़ रहे हैं ना। सभी देख रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए आप लोग सीपीआईएम और कांग्रेस को वोट मत देना, एक भी वोट मत देना। कांग्रेस बोल रही है कि जो टीएमसी है वो बीजेपी की भी पार्टी है, और टीएमसी बोल रही है कि जो कांग्रेस है और सीपीएम है वो वोट काटने वाली पार्टी है। इसी तरीके से आप पंजाब में देख लीजिए, इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में किस तरीके की स्थिति बनी। एक बार को तो लगा दोनों एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल देंगे, लेकिन अचानक उन लोगों ने फिर समन्वय बनाने की कोशिश की। जयराम रमेश जी बोलते आए कि हमारे बीच में किसी तरीके का कोई समस्या है नहीं, हम सब एक हैं। लेकिन ये तो इंडिविजुअली जितने भी बड़े लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, वो सभी लोग तो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं और राज्यों में नहीं अभी आज का तो मैं आपको बता दूं, जो आप कह रही हैं वो आपके जेडीएस और आपके समीकरण वाले कर्नाटक राज्य में सबसे कम वोटिंग अगर देखने को मिलेगी तो किसकी चिंता बढ़नी चाहिए? देखिए प्रवीण जी, एक और चीज है, अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी भी लोगों ने नहीं देखी। हालांकि अभी 11 बजे तक का परसेंटेज आया है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में तो आपने देखा कि 80-85% वोट तक गया था फर्स्ट चरण में। तो मेरे ख्याल से गर्मी भी इतनी ज्यादा, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतनी गर्मी अप्रैल के महीने में कभी देखी होगी अपने जीवन में। तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी। हर बार इसी समय चुनाव होता है वैसे। हर बार चुनाव इसी समय। चुनाव में भी ऐसी ही गर्मी थी माधवी जी। नहीं, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, मैं एक और पक्ष रख रही हूँ, विषय का एक पक्ष रख रही हूँ, क्योंकि इससे तो नकारा नहीं जा सकता ना कि भीषण गर्मी अप्रैल के महीने पे 45-40 डिग्री कहीं देखी नहीं जाती। तो लोगों में थोड़ा सा ये है कि आस्ते से जाएंगे, आराम से जाएंगे, एकदम हुजूम नहीं जा रहा है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आज भी आपकी स्क्रीन पर बैठ के कह रही हूँ, और 4 तारीख को भी आपकी स्क्रीन पर अगर मौका मिलेगा तो जरूर बोलूंगी कि हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। ये आपकी बात ठीक है कि वोटिंग परसेंटेज कम ज्यादा होने से आपके 400 का टारगेट जो आप दावा कर रहे हैं, या फिर विपक्ष जो दावा कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ये भी बात सही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी बात सही है कि जितनी अभी मोदी लहर या पिछले चुनाव देखे गए, भीषण गर्मी के बावजूद मतदाता बाहर निकल कर आया, तो बड़ा समझने जैसी चीज है। टीना जी भी कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन सौरभ जी मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पर एक बड़ी बैलेंस टिप्पणी रखें कि क्या आपको लगता है कि इस बार मतदाता में वो उत्साह जगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या कोई और फैक्टर आप पाते हैं जिसकी वजह से पहले चरण के बाद, अभी हालांकि कई चरण बचे हुए हैं, अभी तो पूरे आज का चरण मिलाकर 6 चरण हैं, और मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें ये अपील भी कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी क्या वजह आपको लगती है? प्रवीण जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लंबे समय से आप चुनाव कवरेज कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 2004 का चुनाव, इंडिया साइनिंग फील गुड। तो मैं उधर तो बात नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत सच है कि 10 साल के काम पर इतना भरोसा जनता पर कर लेना, ये थोड़ा सा चिंता की बात एक जरूर है कि किस तरह से, जबकि भारत के लिए बड़ा इस पूरे जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उसमें बीजेपी के लिए है कि संगठन इसका बड़ा मजबूत है, और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय हो, किसी भी चुनाव को बड़ी संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से बीजेपी लड़ती है। और बीजेपी इस पूरे चुनाव के जस्ट पहले, यानी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का कुनबा बड़ा कई टुकड़े में बिखरा हुआ था। तो बिखरना, इसको जो है कैश कराने में बीजेपी कहीं ना कहीं चूकती नजर आई थी। अभी जो स्थिति बन गई है उसमें लगातार टिकट में असंतोष करना, इन सारी चीजों को देखा जाए तो कुल मिला के केंद्र के तरफ तो विश्वास दिख रहा है। मत प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है इसका, जी। इस बात को जरा ध्यान रखें। जी। फिर भी विश्लेषण के तौर पर हम मानेंगे कि प्रत्याशियों पर में घोर असंतोष है, नाराजगी है, पर मोदी चाहिए, ये बात कहीं ना कहीं पूरा दिख रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि मत प्रतिशत सबसे ज्यादा चिंता की बात बीजेपी के लिए है, क्या, क्योंकि बाकी गठबंधन में तो करो और मरो की स्थिति है। यदि पाते हैं अच्छी बात, नहीं पाते हैं तो बाहर ही बाहर है। जी, संजय बलोदी जी जो है वो मीडिया को भी समझते हैं और बीजेपी को भी समझते हैं, क्योंकि मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं उत्तराखंड के, और कई बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में वो संबद्ध भी रहे हैं। तो जरा आप इस पर प्रकाश डालें, और बड़ा बैलेंस व्यू में, मैं जानता हूं कि पार्टी के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि क्या ये सचमुच चिंता का विषय है बीजेपी के लिए?
जी, निश्चित तौर पे प्रवीण, जैसे आपने कहा कि इस समय बड़ी स्थिति बड़ी अजीब सी हो रखी है, और सौरभ जी ने भी जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनके कारण हम एक ही चीज़ को इसका रीज़न या कारक नहीं मान सकते कि आखिर क्यों नहीं उस तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने या अन्य विपक्षी दलों ने अपेक्षा की थी कि किस प्रकार से जो है ये वोटिंग होगा। क्योंकि एक अंदरूनी तौर पे तो काफ़ी इसको बढ़ा चढ़ा के था कि भाई इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, तो काफ़ी विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, आपस में तो चुनावी युद्ध है, तो उसमें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दिखा है कि कहीं ना कहीं उत्साह की कमी तो दिखी है। मगर इससे हम ये नहीं मान सकते कि भाई इस दल को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या इस दल को कम बेनिफिट हो रहा है। और मतदाताओं के अंदर भी जो है कि ना एक साइलेंट वेव चल रहा है, मतलब आप खुलकर किसी चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं। सौरभ जी ने जैसे कहा कि प्रत्याशी के प्रति निश्चित तौर पे जो कहीं कहीं हमने देखा, आप भी हमारे साथ उत्तराखंड में रहे, तो कहीं कहीं अधिकतर सीटों पे ऐसा होता है कि लोग पिछले जो सिटिंग अपने कैंडिडेट रहते हैं उनके कार्यों पर भी, उनके तौर तरीक़ों पे भी, उनकी कुशलता पर भी उस चीज़ को आंकने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने किसी वरिष्ठ को देख के या किसी सरकार को देख कर ही कार्य किया। क्योंकि मेरा मानना है कि मतदाता जो है 3 प्रकार से जो है वोटिंग करता है। एक तो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, एक राज्य के लिए होता है जिसे हम क्षेत्र कह सकते हैं, और एक राष्ट्रवाद पर होता है। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को लेकर हमेशा इस चीज़ को आगे लड़ने का प्रयास किया है, पर वो मतदाता पर निर्भर करता है कि अभी मतदाता का मन क्या बताता है अगर वो कम तादाद में निकला तो मतदाता का मन तो मैं यही कहूँगा कि अभी हम इस पे कुछ क्लियर किसी चीज़ को बात नहीं कर सकते कि भाई इसका खामियाजा किस पार्टी को या किस दल को भुगतना पड़ेगा। किंतु ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक रुझान है, चाहे आप उसे भारती कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। तो 5 साल में वो किस तरह का वादा, नया वादा लेकर के आए हैं। लगातार कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाते जा रहे हैं। डॉक्टर टीना, आपको भी मैं चर्चा में लाना चाहूँगा। अब ये बताएं कि जब बदलाव की बयार होती है, एक एनालिसिस ये भी है, हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं और वोटिंग परसेंटेज को कम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मतदाता का निरुत्साह ये भी बताता है कि वो किसी बड़े परिवर्तन के मूड में नहीं है, क्योंकि बहुत भारी मतदान होता है तो भी जो सत्ता पक्ष होता है उसकी चिंता बढ़ जाती है। ये भी एक देखा गया, ये भी एक फैक्टर है। तो कम मतदान क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा कि कोई विकल्प सामने खड़ा हुआ है? ऐसा समझ सकते हैं क्या? मैं, ये प्रश्न है मेरा आपसे। देखिए, माधवी जी को मैं कहना चाहती हूँ, इनके हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, मोदी जी, तो उनसे पूछ लेती गर्मी इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है, वो बता देते हैं ना कि सर्दी तो फील नहीं होती, वो उम्र बढ़ जाती है। वो कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं। तो ज्यादा ज्ञान जो है मोदी जी से ले सकती हैं, वो अच्छे वैज्ञानिक हैं। टीना जी, सबसे बड़े कांग्रेस के साइंटिस्ट राहुल गांधी जी हैं। जी, नहीं, वो तो हैं, वो तो एकदम सच बोलते हैं। उनके साथ जो सहयोगी साइंटिस्ट हैं उसमें जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह, उन्होंने आज तक एक झूठ नहीं बोला है। उन्होंने आज तक एक झूठ नहीं बोला है। उन्होंने जीएसटी के लिए कहा, उन्होंने लॉकडाउन के लिए कहा, उन्होंने लॉकडाउन के लिए कहा या नहीं कहा? कोरोना के लिए सबसे पहले कौन बोल रहे थे? 55 साल से देश आजादी से लेकर अभी तक देश के साथ झूठी तो बोल रही है कांग्रेस, बाकी क्या बोल रही है? संजय जी, बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे, चाहे उल्टा सीधा जैसा भी बोल रहे थे, आपको कोई नहीं, आप प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कांग्रेस ने पिछले 55 वर्ष में झूठी तो बोला, बाकी क्या बोला है? आप ही के प्रधानमंत्री है क्या? सबके प्रधानमंत्री है वो। बिल्कुल, सबके होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए उनको नीच बोला जाता है, उनको मौत का सौदागर बोला जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं। सबके प्रधानमंत्री तो दिखना भी चाहिए ना, सबके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है संजय जी। अच्छा, मोदी जी जब झूठ बोल रहे थे तो हम बड़ा सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? और सबसे देश के ऐसे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी आज तक इतिहास में इतने झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा है। लगातार। अब अच्छा बताइए डॉक्टर टीना, आप निर्बाध रूप से प्रधानमंत्री जी के विषय में टिप्पणी करेंगी, माधवी जी, संजय जी आपको सुनते रहेंगे और आप चाहेंगे कि प्रवीण जी इनको चुप करा दीजिए, मुझे निर्बाध रूप से बोलने दीजिए। मेरे लिए कैसे संभव होगा, बताइए ना। एक सर्वे आया है, आप बात पर रहिए, ये कम परसेंटेज पर हम बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कम परसेंटेज जो है आपके लिए चिंता का विषय है, उत्साह का विषय? एक मिनट संजय जी, जरा उनका बीजेपी के लिए नुकसान है। आप देखिए, एक इंटरनल सर्वे आया बीजेपी और आरएसएस का, और उन सर्वे में ये हारते हुए दिखाई दिए। उसके बाद इन्होंने एक नारा देना शुरू किया, 400 पार, 400 पार, जब इनको पता था कि इनको तो 150 के भी लाले पड़ रहे हैं। और आप देखिए, 40 टेम्परेचर 40 डिग्री में इधर उधर घूम रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम तो जीतने जा रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉर जो इन्होंने शुरू किया
कि अब जनता के बीच ये माहौल बना दिया जाए। लेकिन जनता तो अब सवाल पूछेगी कि भाई साहब आपने तो वादा किया था 2 करोड़ नारे का, क्या रहा? 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, आपने तो वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी, और न जाने कितने से झूठे वादे किए थे जो आप पलट गए। तो आज इनको हार का पूरी तरीके से डर सता रहा है, इसीलिए ये हर एक रैली में जा जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कभी टीना जी, मंगलसूत्र को अभी लेकर हाल ही बोल एक रहे वित्तीय हैं। सेवा कंपनी है, उसके जेपी लेकिन मॉर्गन, कोई उसके ऐसा- सीईओ अरे आप जेमी बताइए, डिमन ने आपके कहा सर्वे है का क्या रहा? प्रधानमंत्री ने 70 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमारी रिपोर्ट नेता में को पता है। हम कहाँ तो फर्जी रिपोर्टों में चले राजस्थान में गए हम अभी? लोगों आप ने ये देखा बताइए है ना, देखिए इन लोगों मैं के तो वीडियोस ये कह रहा हूँ, राजस्थान में सब इनके बिगड़ खुद के जाएगा नेता मामला। क्या है? अभी एक ऐसी बहस परवीन शुरू हो जी, परवीन जाएगी। जी देखिए, इनके राहुल जी नेता आप क्या है? राहुल जी आप हम अपनी तो- एक बात बोल लीजिए, लेकिन मैं हम आपसे तो- निवेदन मैं करूंगा केवल एक लाइन वो कहूंगा, ये बस। सामान्य जैसी बहस चलती ना वैसी हो जाएगी। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर चर्चा चलेगी। आप राहुल जी बोलिए, फिर माधवी जी का नंबर आएगा, क्योंकि माधवी जी का नाम लेकर टीना जी ने कुछ कहा था तो उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो कहें। लेकिन राहुल जी आप अपनी बात समाप्त मैं करें। देखें, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, बड़ा गर्व भी होता है अपने प्रधानमंत्री पे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के गरिमा का ध्यान न रख के जो तमाम 4-5 दिनों से जो भाषण दे रहे हैं, देखिए उस भाषण से मुझे बड़ी दुख हुई कि वो लगातार जिस तरह से एक समूह के ऊपर हमला कर रहे हैं। खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तमाम आंकड़े प्रधानमंत्री देख लेते तो वो किसी समूह के ऊपर जो है कि जनसंख्या बढ़ाने का आरोप नहीं लगाते। उस समूह के लोगों को तो बधाई और धन्यवाद देते प्रधानमंत्री की उस समूह ने जिसके ऊपर हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जनसंख्या नियंत्रण में कितना अभूतपूर्व कार्य किया है उन्होंने। तो अब देखिए ये आरोप लगा देना विपक्ष के ऊपर कि आप जो है कि SC ST इन सबों का, देखिए SC ST के आरक्षण में कोई भी संशोधन राज्य सरकार नहीं कर सकती। पूरे के पूरे अधिकार, संवैधानिक अधिकार वो केंद्र सरकार के पास है। बिना केंद्र सरकार के SC ST के मामले में तो कोई छू भी नहीं सकता। सरकार में तो दिया है नहीं ना, भाई, राहुल जी, नहीं हो कर्नाटक सकता ना, सरकार में वो तो केंद्र असंभव ने है। उनको क्लेम किया है कि भाई आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। आप देखिए सिद्धारमैया का बयान भी आया हुआ है। आप दोनों जो बात कह रहे हैं उस पर स्पष्ट बता दूं, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि 4 साल देश के लिए होते हैं, 1 साल चुनाव का होता है। चुनाव में कई ऐसी बातें कही जाती हैं जो मतदाता को प्रभावित करने, हम सब जानते हैं, हम इसकी क्या एनालिसिस में जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि इंपैक्ट कितना पड़ रहा है। लेकिन माधवी जी आप कुछ कहना भी चाह रही थी और टीना जी ने आपको आपका नाम लेते हुए कुछ बात कही थी, तो आप अपनी बात बोलें। रविश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी चर्चा बहुत सार्थक रूप से हो रही थी और मेरे ख्याल से जो दर्शक देख रहे थे लोगों को अच्छी तरीके से बातों को समझने और सुनने का मौका मिल रहा था। लेकिन क्या है कि इन लोगों की जो झुंझलाहट है वो सामने दिखती है और उसके बाद ये लोग इस तरीके की भाषा को इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको फिर से अटेंशन मिले, क्योंकि एक नेगेटिव जो पब्लिसिटी होती है वो ज्यादा जल्दी फैलती है और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके जो राहुल गांधी हैं वो भी बैठकर इसी तरीके की घटिया लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये कह रहे हैं कि हमारे सबके प्रधानमंत्री, तो आपके प्रधानमंत्री क्या आपकी गाली सुनने के लिए हैं? और आप गाली देंगे, आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या बताता है? दूसरी बात ये कि साइंटिस्ट तो सबसे बड़े आप लोग हैं कि भाई आपने तो अपना बता दिया कि हमारा तो 400 पार नहीं हो रहा है, तो आप बता दीजिए कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि जितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं उससे सबसे जीत रहे हैं। उन्होंने कब मंगलसूत्र का मान रखा? उन्होंने मंगलसूत्र का मान रखा कि नहीं रखा? कुछ नहीं बोला था ना। उन्होंने मंगलसूत्र का मान रखा या नहीं रखा? जो महिलाओं के लिए बोलेंगे वो जवाब दे रही हूँ। उन्होंने मंगलसूत्र का मान रखा या नहीं रखा वो सिखाएंगे देश की जनता को। 140 करोड़ की जनता देख रही है कि उन्होंने किस तरीके से मंगलसूत्र कहने का अभिप्राय क्या है प्रधानमंत्री जी का, वो तो समझ लीजिए। देखिए टीना जी आपने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और आपको धैर्य से इन लोगों ने सुना, तो माधवी जी को थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए और मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए दोनों बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा, कोई दो, और इतना कीमती समय होता है, सीमित समय मेरे पास, इस समय का सदुपयोग करिए। टीना जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सुन लीजिए, पेशेंस के साथ सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आपको पूरा अधिकार मिलेगा। आप बोलिएगा, आपका समय आएगा। माधवी जी बात पूरी मैंने कहा ना कि देश में बहुत गर्मी है, गर्मी इनके सर पे चढ़ चुकी है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रही है बेचारी घबराहट के मारे। आप शांत रखिए, अपने दिमाग को कूल रखिए और बात करिए जो कि बात हो रही है, ठीक है? चर्चा आपसे प्रश्न करने के लिए एक बैठे हुए हैं जो सबको लेकर चल रहे हैं, तो आप बीच में धमकिए मत। दूसरी बात मैं आपसे कह रही हूँ कि ये लोग जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो पूरा देश देख रहा है। रही बात मंगलसूत्र की, तो इनके क्या शब्द है? मंगलसूत्र आज इनकी जो इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसको अगर वास्तविकता में अगर उसको निकाला जाए, उसके पॉइंट निकाले जाए, तो आप लोगों ने क्या तुष्टीकरण की राजनीति का अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की? क्या आप लोग जो लिख के भेज देंगे उससे क्या किसी तरीके का विश्लेषण होगा? नहीं। और विश्लेषण होगा और जब उसमें पॉइंट निकल के आएंगे, तो जब उससे मंच पे चर्चा होगी, तो इसमें इतनी झुंझलाहट क्यों है?
आप लोगों को 3 तलाक से समस्या है, 370 से समस्या है, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर 10 वोट। ठीक है माधवी जी, इसको जरा मैं समअप करके एक लाइन में बताऊं तो एक बात तो है डॉक्टर टीना कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बातों को बोलने में या ऐसे मुद्दों को पकड़ने में सक्षम दिखाई देते हैं जिसके पीछे फिर एकदम से विपक्ष भागने लगता है या मजबूर हो जाता है उस पर टिप्पणी करने के लिए। इनको भी, माधवी जी को भी भिजवा देते हैं मैनिफेस्टो, थोड़ा पढ़ लेंगी, चश्मा लगा के पढ़ लेंगी अगर वैसे दिक्कत है तो आंखों में। देखिए मैनिफेस्टो में कुछ भी ऐसा मैनिफेस्टो 140 करोड़ की जनता लगातार देख रही है, और हम तो मोदी जी के भी थैंकफुल है कि ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पूरे देश में प्रचार कर दिया, हमारे अच्छे स्टार प्रचारक बन के आज उभरे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन आप एक बात बताइए, हमारी मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में देने का काम किया। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि 2 करोड़ देंगे, ऐसा देंगे और फिर बाद में पलट जाएंगे। हम सत्ता में आएंगे, यही वो नौकरियां हैं जो मनमोहन सिंह के समय जब लोग रिटायर हुए थे उसके बाद ये दायित्व था कि देश के प्रधानमंत्री को, मोदी को ये पद भरने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं भर पाए। अब हम सत्ता में आएंगे तो उन पदों को भरेंगे, लेकिन इस तरीके के वादे कतई नहीं करते कि हम ऐसे 15 लाख आपके अकाउंट में भेजेंगे। हम महिलाओं को अकाउंट में पैसा भिजवाने का जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे, क्योंकि हमने हिमाचल में ऐसा किया, हमने कर्नाटक में ऐसा किया है। हम जो वादे और जितने भी वादे इनके मैनिफेस्टो से इनको बड़ी खुन्नस है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि कोई कमी निकले, लेकिन हमने, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जितने लोगों से मिले सबको उस मैनिफेस्टो में डालने का काम किया है। और 5 न्याय जो बार बार हम कहते हैं, 5 न्याय, युवा, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी तक की बात कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे वादे हैं जो जनता तक पहुंच रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके का जातिगत जनगणना सिर्फ जो है बहुसंख्यकों पे हो, अन्य मजहबों के नहीं होती जाति जनगणना। सामाजिक न्याय से दिक्कत है, आप लोगों को सामाजिक न्याय से दिक्कत है। आप बताइए, जातियां हैं, सिर्फ बहुसंख्यक जातियों पर ही जाति गणना क्यों? वहीं पर वो कास्ट सेंसस कराने से भाग रहे हैं। अरे 10 साल सत्ता में रही, करवानी चाहिए। ये बात तो बहुत अगेन वही है, हम देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि 2 स्तर पर चुनाव होता है। अगर यहाँ पर धर्म की बात होती तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी सब दूध के धुले हैं, यहाँ भी जाति की खूब बात होती है। जाति के आधार पर वोट हो, इधर चाहा जा रहा है, धर्म के आधार पर हो, इधर चाहा जा रहा है। जाति के आधार पर पोर्टफोलियो दिए हैं उन्होंने, कि इतना पोर्टफोलियो बांटे हैं उन्होंने। मैं आऊंगा माधवी जी आपके पास, सौरभ जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि ब्रेक पर जाने से पहले जरा उनको चर्चा में शामिल किया जाए। सौरभ जी, ये बात सही है कि, और इस पर डिटेल में हम जरा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे सभी मेहमानों से, कि बयानबाजी जरा हार्श हो गई है दूसरे चरण के पहले, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी, धर्म का मुद्दा और जातिगत मुद्दा, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ज्यादा भारी पड़ने वाली? देखिए प्रवीण जी, ये सच है कि 2014 के बाद भारत में चुनाव में एक नया प्रयोग हुआ, और वह प्रयोग विकास है, डेवलपमेंट की अवधारणा को जनता के बीच में ले जाने की बात है। ये सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उसके बाद भी देश में जाति, धर्म, पंथ, ये यहाँ की जड़ें जमाई हुई चीजें हैं जो आसानी से खत्म नहीं होने वाली हैं, ये रहेंगी। बीजेपी ने अपना एक प्रयोग किया और ये जो नारा दिया है उसमें बहुत साफ है, बहुत क्लियरिटी के साथ भाजपा ने कहा कि हम अपने उस एजेंडे के साथ जो 2014 से पहले भी लेके आते थे और 2024 में उसको गिना रहे हैं कि हम राम मंदिर, उस समय भी उनके पास था मुद्दा में, धारा 370 उस समय भी था मुद्दा में, उस बात को कह ही रहे हैं। अब उसको कहने को, यानी राम मंदिर पर आना, राम मंदिर निर्माण कराना, शिलान्यास कराना और उस निमंत्रण को ठुकराना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक समय पर बीजेपी के घोषणा पत्र में 2 टॉप पर चीजें हुआ करती थी, वो दोनों उपलब्धि के कॉलम में आई हैं, तो निश्चित तौर पर उनको गिनाया जाएगा, क्योंकि पहले भी कभी इससे इनकार नहीं किया गया। हाँ, इसलिए प्रवीण जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि जब बीजेपी इस बात को गिना रही है और वो कह रही है कि तुमने निमंत्रण को ठुकराया, तो फिर इसमें बयानबाजी की लड़ाई क्या है? जी टीना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपको धन्यवाद करूं, उससे पहले आप अपनी बात कह दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रोजगार पर इनके पास कोई बात नहीं है, इनके पास कोई वीजा नहीं है कि साहब रोजगार ठीक है, कब रोजगार देंगे? जनता तो युवा तो पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज, महंगाई कब कम होगी? महंगाई क्यों बढ़ रही है इतनी? लेकिन खूब चर्चा करिए, मैंने इस पे आधा घंटा इसी पे दिया, ऐसा नहीं कि इस पे बात नहीं। रोजगार, महंगाई, आपके 2 मुद्दे ले लिए हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, उनसे जरूर जवाब लूंगा।